Hello friends, welcome back to my channel and today we gonna talk about the most awaited movie called Jailer, जिसमें इंडिया के अन्ना यानी थलाइवा रजनीकांत हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं रजनीकांत की फिल्में इंडस्ट्री में हिस्ट्री क्रिएट करती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बाजू में बने बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और ऐसे ही फ्रेश और बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए इस चैनल पर विजिट करते रहिए। मूवी की स्टार्टिंग में एक गांव के मंदिर से पुरानी और कीमती मूर्तियां चोरी हो गई हैं और उनकी जगह नकली मूर्तियां रखा गया है। अब यहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले से कहता है इन मूर्तियों को मत छेड़ो, जैसा है वैसे ही रहने दो, क्योंकि अगर गांव वालों को मूर्ति चोरी के बारे में पता चला तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम 3 आदमियों को लटका हुआ देखते हैं। दरअसल उन्होंने चोरी की मूर्ति में से एक छोटी मूर्ति बेच दी थी, जिस रैकेट का सरदार वर्मा होता है। वर्मा खतरनाक और बहुत ही बेरहम है और सन की किस्म का आदमी है। उसके मन में जो भी आए वो बस कर देता है। वर्मा उन आदमियों से बोलता है कि 40 साल से मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, तुझे अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे आके मांग लेता, लेकिन तूने चोर के घर में चोरी की है। और ये कहकर वो हंसने लगता है और उन तीनों लोगों को बड़ी बेरहमी से मारकर एक एसिड टैंक में डालकर गला देता है। वर्मा का एक दोस्त पांडे भी है जो कि वर्मा की तरह ही सन की था। अब हम रजनीकांत यानी मुथुस्वामी के घर को देखते हैं, जहां पर उसकी पत्नी पूर्णिमा, बहू पूजा और एक छोटा पोता ऋतिक रहता है। मुथु अपने पोते से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो हर समय उसी के साथ रहता है और उसके साथ बच्चा बन चुका है। मुथु बहुत ही शांत स्वभाव का है, ऐसा उसकी फैमिली को लगता है, जो कि खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब मुथु अपने पोते के साथ घर के आंगन में खेल रहा था, तभी कुछ आदमी उसे गन दिखाकर बोलते हैं तेरे बेटे को समझाया था कि इस मूर्ति केस से दूर रहे, अब ऊपर से ऑर्डर है तुझे लाने का। मुथु उसी वक्त अपने पोते और फैमिली को बचाने के लिए उनके साथ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मुथु का बेटा करण एक ढाबे में जाता है, जहाँ पर वर्मा का आदमी नीलेश करण को धमकाता है और मूर्ति केस से दूर रहने को कहता है, नहीं तो उसकी फैमिली के साथ उसको भी गायब कर दिया जाएगा। जिस पर करण कहता है कि इसमें मेरी फैमिली बीच में कहां से आ गई, जिस पर नीलेश कहता है मैं अभी तेरे बाप को फोन करता हूँ। लेकिन उससे पहले ही नीलेश के पास मुथु का फोन आ जाता है और मुथु नीलेश से कहता है कि आपके आदमी सो रहे हैं, क्या मैं घर चला जाऊं? दरअसल मुथु ने उन गुंडों को बेहोश कर दिया था। अब करण नीलेश को कहता है कि तुमने मेरे बाप को उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मैं तो शेर हूँ लेकिन मेरे पापा डायनासोर हैं। करण अब नीलेश को अरेस्ट कर 3rd डिग्री देता है और दूसरी साइड हम देखते हैं मुथु अपने परिवार के साथ काफी खुश था। उसका बेटा उसकी इज्जत करता था और उसी की तरह एक इज्जतदार पुलिस ऑफिसर था। असलियत में मुथु एक रिटायर्ड जेलर होता है, जिसने हमेशा सिस्टम के दायरे में रहकर अपना काम किया है और ईमानदारी के साथ ही उसने अपने बेटे को भी पुलिस ऑफिसर बनाया है। अगले सीन में मुथु बाजार से लौट रहा था, तभी वहां पांडु नाम का एक ड्राइवर आता है और मुथु से कहता है कि अभी मैं तुझे ठोक देता, क्योंकि तेरे पोते ने बॉल से मेरी गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया था और तुम उसे समझाने की जगह हंस रहे थे। इतना कहकर पांडु चला जाता है। कुछ दिनों बाद मुथु की वाइफ पूर्णिमा मुथु से बोलती है कि करण कल रात से घर नहीं आया। इसके बाद मुथु पुलिस स्टेशन में कॉल करके करण के बारे में पूछता है। तब पुलिस वाले बोलते हैं कि करण सर तो कल रात ही पुलिस स्टेशन से निकल गए थे। ये सुनने के बाद मुथु परेशान हो जाता है और एक दिन बीत जाता है। इसके बाद मुथु पुलिस स्टेशन में सीनियर ऑफिसर से मिलते हैं, जहां ऑफिसर कहते हैं कि हम करण को ढूंढ लेंगे, आप इस बात को बाहर मत बताना, नहीं तो पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी होगी, क्योंकि करण कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, एसीपी है। इसके बाद मुथु वहां से चला जाता है। अब डिपार्टमेंट के लोग बात कर रहे होते हैं कि मूर्ति इन्वेस्टिगेशन करने को किसने बोला था, लेकिन उसे तो हीरो बनना था, अब गायब हो गया ना। ये बात मुथु दूर से खड़ा होकर सुन रहा था, क्योंकि मुथु अभी गया नहीं था। अब अगले सीन में मुथु नीलेश के पास जाता है और उसे करण के बारे में जानने की कोशिश करता है और कहता है कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हें अगर पता है कि मेरा बेटा कहाँ है तो प्लीज मुझे बता दो। जिस पर नीलेश बोलता है तेरी वजह से लॉकअप में मुझे 3rd डिग्री दिया गया, मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। इसके बाद नीलेश के सभी लोग हंसने लगते हैं। अब रात को मुथु घर लौटता है, तब उसे रास्ते में एक लेडी ऑफिसर बोलती है कि सर मैंने करण सर को मूर्ति केस से दूर रहने के लिए पहले ही कहा था, क्योंकि आज से पहले जितने लोगों ने भी मूर्ति केस इन्वेस्टिगेशन की है वो सभी जिंदा नहीं हैं, तो शायद करण सर भी अब हमारे बीच नहीं रहे। ये बात सुनकर मुथु और उसकी फैमिली अंदर से टूट जाते हैं। पूरे घर में मातम छा जाता है। पूर्णिमा मुथु से बोलती है ये सब आपकी वजह से हुआ है, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है और ये बात आपने अपने बेटे को नहीं समझाया, अगर समझाया होता तो वो आज हमारे बीच जिंदा होता।
ये सब सुनने के बाद मुत्थु बहुत सोचता है। अब यहाँ से हम व्यूवर्स को मुत्थु का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। लगता है जैसे शेर शिकार करने से पहले तैयारी कर रहा है। अब मुत्थु रात को बाहर निकलता है और रास्ते में उसको पांडु ड्राइवर मिलता है और पांडु मुत्थु को फिर धमकी देता है कि मैं तुझे ठोक दूंगा। मुत्थु पांडु से बोलता है कि मैं चमेली से मिलने जा रहा हूँ, अगर तुझे आना है तो आ सकता है। पांडु लड़की का नाम सुनते ही मुत्थु को लिफ्ट देने को रेडी हो जाता है। अब अगले सीन में हम नीलेश को देखते हैं, जिसको किसी ने फोन पर वॉइस मैसेज भेजा था, जिसमें वो बोल रहा था कि सर वर्मा ने एसीपी करण को किडनैप कर लिया है। जिस पर नीलेश उस आदमी को फोन पर ये बातें न करने को कहता है और जब वो ये सब बातें कर रहा था तब उसके पीछे जेलर यानी मुत्थु खड़ा था। अब यहाँ पर नीलेश और जेलर की फाइट होती है, जिसमें जेलर नीलेश को मारकर एक बोरी में भर के पांडु की गाड़ी के पास आता है और पांडु से कहता है कि इस बोरी में कचरा है, मेरी मदद कर दो, इसे नदी में फेंकना है। पांडु बोरी को फेंकने में जेलर की मदद करता है और जब वो कार में बैठकर वापस जाने लगता है तब अपने हाथ में खून लगा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। तब जेलर उसे सच्चाई बता देता है और कहता है कि अब तू भी फंसेगा, अगर तुझे बचना है तो मेरा साथ देना होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मुत्थु अपने पोते ऋतिक को छोड़ने स्कूल गया था और उसके लिए आइसक्रीम ले रहा था। तभी वहां पर ऑटो में बैठकर एक आदमी आता है और ऋतिक के ऊपर चाकू से वार करता है, लेकिन मुत्थु ऋतिक को बचा लेता है। अब मुत्थु के पास वर्मा का फोन आता है। वो मुत्थु से कहता है कि तुझे क्या लगा, नीलेश को मारकर तू बच जाएगा? मैं तेरी फैमिली के इतने टुकड़े करवाऊंगा कि तुझे उसे समेटने में महीनों लग जाएंगे। अब रात हो जाती है और मुत्थु दारू पीने के लिए एक बार में जाता है। वहां पर वही ऑटो वाला गुंडा था जिसने ऋतिक पर हमला किया था। अब मुत्थु वहां से जाने लगता है और वो गुंडा मुत्थु का पीछा करता है और वो मुत्थु को मारने वाला ही होता है कि तभी मुत्थु गाड़ी से तलवार निकालकर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। ये सब देखकर उस गुंडे के साथी की पैंट गीली हो जाती है और अब मुत्थु उसे भी वहीं मार देता है। अगले दिन मुत्थु अपनी वाइफ से बोलता है कि करण के जाने के बाद मुझे रात में नींद नहीं आती और रात में मुझे डर लगता है, मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए तुम मुझे किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले चलो। अब ये साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचते हैं। इसके बाद डॉक्टर मुत्थु से अकेले में बात करता है। तब मुत्थु डॉक्टर से कहता है कि मुझे कुछ लोगों का मर्डर करने जाना है, आप कुछ दिनों के लिए मेरी फैमिली को यहीं पर रख लो जिससे कि वो सेफ रहेंगे। जिसे सुनने के बाद डॉक्टर हिल जाता है, लेकिन मुत्थु डॉक्टर को मना लेता है। अगले सीन में गुरु एक आदमी को फोन दिखाकर बोलता है कि ये गाड़ी जेलर की फैमिली की है और उनकी लास्ट लोकेशन पता करो। असल में गुरु भी वर्मा का आदमी है। इधर पांडु और जेलर बेंगलुरु जा रहे थे। तभी पूर्णिमा जेलर को कॉल करती है। तब जेलर कहता है कि मुझे डॉक्टर साहब ने थोड़ा टहलने के लिए कहा है, इसलिए मैं और मेरा फ्रेंड पांडु बेंगलुरु जा रहे हैं। जिस पर पूर्णिमा पांडु से कहती है कि इनका ख्याल रखना, ये मानसिक रूप से थोड़ा बीमार हैं। अब जेलर बेंगलुरु में विक्रम के घर आता है। विक्रम बेंगलुरु का जाना माना डॉन है और वो मुत्थु को देखते ही सर कहकर बुलाता है और कहता है, सर मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ, आपने मेरी सजा को कम करवाया, आपका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। असलियत में जेलर ने विक्रम की सजा कम करवाई थी क्योंकि विक्रम का बिहेवियर लोगों के प्रति बहुत अच्छा था। अब विक्रम मुत्थु के साथ 5 शार्प शूटर पहलवान और एक छोटा आदमी जिसे छोटा पैकेट बोलते हैं मुत्थु के साथ भेज देता है। फिर जेलर यानी मुत्थु एक रेस्टोरेंट में जाता है और एक आदमी से बोलता है कि तुमने वॉइस मैसेज में बोला था ना कि वर्मा ने करण को किडनैप कर रखा है, लेकिन मुझे उनका लोकेशन पता है। तब वो आदमी बोलता है कि सर मुझे पता नहीं कि उन लोगों ने एसीपी करण को कहां पर छुपा कर रखा है, लेकिन मुझे उनका लोकेशन पता है कि वो लोग किस रास्ते से मूर्तियां स्मगलिंग करते हैं। अब हम पांडु को देखते हैं जो कि रास्ते में मूर्ति को लेकर खड़ा होता है और लोगों से कह रहा है कि ये मूर्ति गाड़ी से गिर गया है, जिसका ये है वो आकर ले ले। कुछ टाइम के बाद एक ट्रक वाला बोलता है ये हमारी गाड़ी से गिर गया है, तुम इसे पीछे ट्रक में रख दो। और तभी छोटा पैकेट ट्रक के पीछे एक चैन फंसा देता है और जेलर खड़े खड़े गाड़ी को पलट देता है। अब वर्मा हॉस्पिटल में डॉक्टर को धमकाकर जेलर की फैमिली के बारे में पता करता है और जेलर को वीडियो कॉल करके बोलता है कि अब तू क्या करेगा, तेरी पूरी फैमिली मेरे आंखों के सामने है। तब जेलर वर्मा को मूर्ति से भरे ट्रक को दिखाता है, जिसे देखकर वर्मा डर जाता है क्योंकि उसका करोड़ों का माल जेलर के पास है। जेलर वर्मा को उसके बाकी ट्रकों की लोकेशन भी बताता है और बोलता है कि हिला डाला ना। अब जेलर वर्मा को बोलता है कि तू मेरी फैमिली से 10 भीख में लेकर आएगा और वो 10 मुझे ला कर देगा, तभी मैं तेरी गाड़ियों को छोड़ूंगा। उसके बाद वर्मा 10 लेकर जेलर के पास पहुंचता है, जहां पर जेलर वर्मा को कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहे, आज तो मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया है, लेकिन बार बार तेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी।
और भीख मांगना ही तेरा परमानेंट बिजनेस बन जाएगा, वो भी अपाहिज बनकर। अगले सीन में वर्मा को जेलर की कई बातें बहुत बुरी लग रही थी और वो किसी को फोन मिलाकर उसे बोलता है कि जेलर का पूरा परिवार आज ही खत्म हो जाना चाहिए और जितने भी हमारे लोग हैं सभी को जेलर के घर भेजो। जेलर अपने घर में सो रहा था, तभी उसको बाहर कुछ लोगों के कदमों की आवाज आती है। अब जेलर अपने पोते ऋतिक को बेसमेंट में छुपा देता है और अपनी वाइफ पूर्णिमा और बहू पूजा को डाइनिंग रूम में बुलाता है और अपने बारे में उन्हें बताता है कि मैंने अपने बेटे को सच्चाई से लड़ना सिखाया है, चाहे सच्चाई के लिए सर क्यों ना कटवाना पड़े। तो अब सोचो, जिसका बेटा इतना हिम्मत वाला हो उसका पापा कैसा होगा। मैं शेर नहीं डायनासोर हूँ, इसलिए अब इस रूम में जो भी हो उसे तुम इग्नोर करना। और अब गुंडे एक एक करके अंदर आते हैं, जिन्हें वो स्नाइपर्स एक एक करके मार गिराते हैं। और यहाँ पर ये सीन बहुत ही ब्रूटल है, जिसे देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अगले सीन में हम जैकी श्रॉफ को देखते हैं, जिसका नाम शेर खान होता है। वो अपने ही जमीन पर बम की टेस्टिंग कर रहा था, तब उसके पास वर्मा का कॉल आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे भेजे हुए लोग मारे गए। जिस पर शेर खान कहता है कि तुमने मुझे नहीं बताया था कि जेलर के यहाँ आदमियों को भेजना है, अगर मुझे पता होता तो मैं अपने आदमी भेजता ही नहीं। तब वर्मा बोलता है, अगर तेरे बस की बात नहीं है तो बता दे, मैं रफी भाई को कॉल करता हूँ। अब शेर खान बोलता है, तू उसे भी कॉल कर ले, लेकिन वो फोन नहीं उठाएगा। अब वर्मा रफी के पास कॉल करता है और रफी कॉल नहीं उठाता और इसके बाद वर्मा को एहसास होता है कि ये जेलर कोई आम आदमी नहीं है। अब शेर खान वर्मा को जेलर के बारे में बताता है। 20 साल पहले एक जेल में कई गुंडों के गुटों के बीच लड़ाई हो रही थी और तभी सायरन बजता है और जेलर के आने का टाइम हो जाता है, जिसका नाम सुनते ही सभी कैदी थर-थर कांपने लगते थे, क्योंकि जेलर उनके लिए साक्षात यमराज था। जेलर अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बहुत बुरा था। जेलर की ग्रैंड एंट्री जेल में दिखाई जाती है। अब यहाँ पर जेलर कुछ बातें कैदियों को बता रहे थे, तभी कुछ कैदी उनके बीच में बोल पड़ते हैं। तब जेलर उस कैदी का कान काट देता है और एक कैदी जेलर को MP और MLA की धमकी देता है, तो जेलर धमकी देने वाले की गाड़ी में ही बम फोड़ देता है। ऐसा था जेलर का दबदबा। ये सब बातें वर्मा फोन पर ही सुन रहा था कि तभी उसके पीछे जेलर आकर खड़ा हो जाता है और वर्मा के सारे गुंडे जेलर के साथ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि ये सारे बदमाश जेलर की जेल में ही थे। तो जेलर के बारे में सभी लोग जानते थे, इसलिए जेलर से कोई पंगा नहीं लेता। अब जेलर आते ही वर्मा को बहुत मारता है और बहुत पीटने के बाद वर्मा जेलर को कहता है कि मुझे मत मारो, और फोन खोलकर जेलर के बेटे करण का वीडियो उसे दिखाता है और उसे बोलता है कि करण अभी भी जिंदा है, अगर मुझे मार दिया तो तुम्हें कभी नहीं पता चल पाएगा कि करण कहाँ पर है। तब जेलर वर्मा से कहता है कि तुझे क्या चाहिए, जिस पर वर्मा कहता है कि मुझे एक एंटीक ताज चाहिए जो कि छत्रपति शिवाजी के समय का है और वो एक मंदिर में रखा है, आप मुझे वो ला कर दे दो और अपने बेटों को ले जाओ। ताज मिलने के बाद मैं इस देश को ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ रहा तो आप मुझे मार दोगे। अब जेलर को ना चाहते हुए भी वर्मा की बात माननी पड़ती है। अब जेलर अपने फ्रेंड से उस ताज के बारे में पता करता है और जेलर को पता चलता है कि सिर्फ मंदिर के ट्रस्टी को ही परमिशन है उस ताज के पास जाने की, और उन ट्रस्टीज में से एक मोहन नाम का एक आदमी है जो फिल्मों का बहुत बड़ा शौकीन है और वो अपने खुद के पैसों से शूटिंग करता है। ये सब जानने के बाद जेलर वर्मा को फोन करता है और वर्मा से थोड़ा टाइम मांगता है, जिस पर वर्मा जेलर को कहता है कि मेरे 2 आदमी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे जो कि तुम्हारे प्लान की जानकारी मुझे देते रहेंगे। अब जेलर एक प्लान बनाता है और छोटा पैकेट सभी को मोहन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है कि मोहन इस लड़की से प्यार करता है और ये लड़की भी एक हीरोइन बनना चाहती है। मोहन बहुत शर्मीला है, इसलिए वो लड़की को गिफ्ट देने के लिए डायरेक्टर के पास भेजता है, लेकिन डायरेक्टर उस गिफ्ट को अपने नाम से ही उस हीरोइन को दे देता है और हीरोइन समझती है कि ये गिफ्ट डायरेक्टर साहब ने दिया है। यही लव ट्रायंगल इन लोगों के बीच चल रही है। और अब फिल्म के शूट लोकेशन पर हम देखते हैं इस फिल्म के सबसे पॉपुलर गाने की शूटिंग को, और मोहन एक वैनिटी वैन में डायरेक्टर साहब को एक अंगूठी देता है उसी हीरोइन को देने के लिए, लेकिन डायरेक्टर अंगूठी भी अपने नाम से ही हीरोइन को गिफ्ट कर देता है। फिर जेलर डायरेक्टर को बुलाता है और उससे कहता है कि मोहन को तेरी सारी बातें बता दूं कि तू हीरोइन को मोहन के दिए हुए गिफ्ट अपने नाम से दे रहा है। जिस पर डायरेक्टर कहता है कि सर, अगर आपने ऐसा किया तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा और मोहन मुझे नहीं छोड़ेगा। तब जेलर बोलता है, मैं जो बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, मुझे मंदिर के अंदर शूटिंग करते हुए मोहन के कुछ फुटेज चाहिए। जिसके बाद डायरेक्टर मोहन को बोलकर मंदिर के अंदर शूटिंग की परमिशन ले लेता है। फिर हम देखते हैं मंदिर के अंदर उस पुराने ताज को, जिसे देखकर वर्मा के दोनों आदमी वर्मा को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ताज हमारी आंखों के सामने है और जेलर इसे चुराने के लिए एक सॉलिड प्लान बना रहा है। इसके बाद मैथ्यू को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी को मार रहा था। मैथ्यू भी एक डॉन था और जेलर उसे मिलने आता है और उससे हेल्प मांगता है।
मैथ्यू जेलर से कहता है कि जेलर ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, अगर तुम कहो तो मैं वर्मा को ही मार दूं। तब जेलर कहता है कि वर्मा के पास मेरा बेटा है, नहीं तो मैं खुद ही उसे मार देता। फिर मैथ्यू जेलर को बहुत सारे हाईटेक हथियार देता है और इधर डायरेक्टर मोहन को सीन समझा रहा था। फिर हम देखते हैं जेलर अपने सभी साथियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। फिर मंदिर की तरह एक एकेडमी रूम बनाया गया और मोहन का एक फुटेज लिया गया जहां पर वो ताज चुरा रहा था। अब जेलर जाकर ओरिजिनल मंदिर के सीसीटीवी को उस मंदिर के सीसीटीवी में बदल देता है। इसके बाद मंदिर के हाई अथॉरिटी वाले लोग सीसीटीवी को देखते हैं और मोहन से पूछताछ होती है और उससे कहा जाता है कि तुम्हें तब तक हाउस अरेस्ट रखेंगे जब तक हम लोग उस ताज को चेक नहीं कर लेते। तब ताज को हाई सिक्योरिटी के साथ चेक करने के लिए ले जाया जा रहा था। तभी उन लोगों पर हमला हो जाता है और हमला करने वाला कोई और नहीं जेलर था। अब यहाँ पर बहुत ही खतरनाक फाइट सीन दिखाई जाती है जो कि इस मूवी का वन ऑफ द फाइनेस्ट सीन है जो कि व्यूअर्स के माइंड में छप जाएगा। फाइट सीन खत्म होने के बाद जेलर उस ताज को वर्मा के पास भिजवा देता है और वर्मा को फोन करके कहता है कि मैंने ताज भिजवा दिया है और मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अब वर्मा के अड्डे पर हम ताज और करण को देखते हैं जो वर्मा से बोल रहा था, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम आराम से बैठकर बात को निपटा लेते हैं। मैंने तुमसे सिर्फ 50% मांगा था लेकिन तुमने नहीं दिया और मुझे किडनैप करवा लिया और मेरे पापा ने तेरे आदमी और बिजनेस को तबाह कर दिया। जिस पर वर्मा कहता है कि मुझे क्या पता था कि तेरा बाप इतना बड़ा सरफिरा है, अब मैं तुझे पैसे देने के लिए रेडी हूँ। जिस पर करण कहता है जरा रुको, मैं अपने पापा को शांत कर लूँ और जब ये केस ठंडा पड़ जाएगा तब तू देश छोड़ देना और मुझे मेरा 50% दे देना। इन सारी बातों का वीडियो जेलर अपने घर में बैठकर देख रहा होता है। दरअसल नकली ताज में उसने सीसीटीवी कैमरा छुपा रखा था जिससे वो सारी वीडियो घर बैठे देख रहा था। ये जानने के बाद कि उसका बेटा इतना बड़ा बेईमान है, जेलर अंदर से टूट जाता है। अब करण घर आता है और जेलर से गले लगता है। जेलर करण को बोलता है कि तू अभी सो जा, कल हम घर पहुंच जाएंगे। इधर वर्मा को पता चल जाता है कि ये ताज नकली है। अब बौखलाकर पांडे और गुरु को मार देता है और अगली सुबह वर्मा करण को फोन करके पैसे देने के लिए बुलाता है और करण पैसे लेने के लिए वर्मा के अड्डे पर पहुंचता है। अब वर्मा करण से बोलता है ये ताज तो नकली है, तेरे बाप ने तो मुझे धोखा दे दिया, मैं तुझे भी मारूंगा और तेरी पूरी फैमिली को भी खत्म कर दूंगा और तू जितना अच्छा अपने बाप के सामने बनता है, तेरे बाप ने इस ताज पर सीसीटीवी कैमरा छुपा रखा था, उसने तेरी सारी काली करतूतें देख ली हैं। वर्मा करण को मारने वाला था कि तभी वहां पर जेलर की एंट्री होती है और वो एक एक करके वर्मा के सभी आदमियों को मौत के घाट उतार देता है और जेलर वर्मा के पास पहुंचता है। तब वर्मा जेलर को कहता है मैं यही बैठे हुए तेरी पूरी फैमिली को मरवा सकता हूँ, तो उन्हें यहाँ से कैसे बचाएगा। अब यहाँ विक्रम की एंट्री होती है जो जेलर की फैमिली को बचाने के लिए उन सभी गुंडों को मार देता है और वर्मा के सभी मूर्तियों का कंसाइनमेंट मैथ्यू पकड़ लेता है। और इधर वर्मा के पास जेलर बड़े स्वैग से बैठा था, जो सीन सच में बहुत ही औसम था। अब जेलर वर्मा को उसी के एसिड टैंक में डुबाकर मारता है। जेलर अपने बेटे करण को बोलता है कि बेटा तूने ऐसा क्यों किया, तू तो एक रेस्पेक्टेड पोस्ट पर है और पैसों की भी तुझे कोई कमी नहीं है, फिर तूने ऐसा क्यों किया। तब उसका बेटा बोलता है कि पापा मैं लालच में आ गया था, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। पापा हम घर चलते हैं, ऋतिक आपका इंतजार कर रहा होगा और पूजा भी मेरी राह देख रही होगी। तभी जेलर कहता है कि तू पुलिस में जाकर सरेंडर कर दे और कोर्ट जो सजा देगी उसको फॉलो कर। सरेंडर की बात सुनकर करण गुस्से में जेलर से कहता है कि आपके पास इतनी भी बुद्धि नहीं है कि मैं एक एसीपी हूँ और अगर मैंने सरेंडर किया तो मेरी इज्जत का क्या होगा। ये बात मुझे और आपको ही पता है और जितने लोगों को पता था वो मर चुके हैं। और वो बंदूक निकालकर जेलर को गन पॉइंट कर लेता है। अब यहाँ पर आता है इस मूवी का आइकॉनिक सीन जहाँ पर जेलर अपना चश्मा निकालकर हवा में फेंकता है, जिसे देखकर जेलर के स्नाइपर करण को शूट कर देते हैं और ये बेहतरीन मूवी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी रजनीकांत की फिल्म जेलर, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों आपके सपोर्ट के बिना हमारा चैनल ग्रो नहीं हो सकता, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करोगे और ऐसे ही बेहतरीन और फ्रेश कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए।